Jai Hind to all of you. My name is Atul Dhiman. Welcome to the Sabipedia platform powered by अभिमन्यु IAS. So आज जो है हम लोग बात करेंगे एनडीए की कंप्लीट स्ट्रैटेजी और कैसा एग्जाम पैटर्न होता है एनडीए का, एनडीए टू 2021 का. We'll be talking about that part, है ना. So let's begin with this session. इस सेशन में हम लोग बात करेंगे वैसे सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, वो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जहां पे हर डिफेंस एस्पिरेंट जाना चाहता है, उसका प्रोसेस क्या है. उसका प्रोसेस में सिंपल है, 3 स्टेजेस होती है. पहली स्टेज होती है रिटन एग्जाम, दूसरी स्टेज होती है एसएसबी इंटरव्यू एंड तीसरी स्टेज होती है मेडिकल टेस्ट. अब मेडिकल टेस्ट जो होगा उसके बाद एक और स्टेज आएगी जहां पे अल्टीमेटली आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और वहां पे आपका जब नाम आएगा देन यू विल बी गोइंग फॉर दिस प्रेस्टिजियस एकेडमी. ठीक है. सो आज का जो टॉपिक है दैट इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द रिटन पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. रिटन पार्ट जो यूपीएससी कंडक्ट करता है और इसका जो स्टैंडर्ड है वो एक अच्छा स्टैंडर्ड होता है. हम उसकी आज बात करेंगे. इस एग्जाम का पूरा क्रक्स जो है वो मैं आपको बता देता हूं. इस एग्जाम का क्रक्स ये कहता है कि इस एग्जाम में दो पेपर्स आते हैं. 2 पेपर्स पे सबसे पहले आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड दूसरा आता है मैथमेटिक्स और गैट जीएटी, है ना. सो इसका जो आवर्स है, हाउ मच टाइम वी डिवोट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, 2.5 घंटे का पेपर होता है और मैथमेटिक्स भी 2.5 घंटे का पेपर होता है. ओके, क्लियर. अब जब आप पेपर देने जाएंगे आप देखेंगे कि क्वेश्चंस कितने होते हैं. सो गैट का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपके पास 150 क्वेश्चंस होते हैं. तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द पेपर 1, पेपर फर्स्ट जो जीएटी होता है उसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं और जो मैथमेटिक्स होता है उसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं. अच्छा, इसमें टाइम पीरियड कितना मिलता है वो बात होगी. सिमिलर टाइम है 2.5 घंटे. ओके, बट इसमें जो पहला पेपर होता है वो पहला पेपर होता है जीएटी गैट का पेपर होता है जो एग्जैक्टली आपका 10 बजे शुरू हो जाएगा और 10 से लेके 2.5 घंटे मतलब 12:30 बजे तक ये पेपर चलेगा. ठीक है. उसके बाद आपका टाइम कुछ टाइम मिलता है. वो कितना टाइम मिलता है? 2 बजे तक आपको ब्रेक मिलती है. 2 बजे के बाद आपका पेपर शुरू होता है. एग्जैक्टली 2 PM इज द टाइम और 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक मैथमेटिक्स जो है मैथमेटिक्स वो आपका पेपर होता है 2.5 घंटे का. सो ये जो पेपर है ये लगभग 5 घंटे जो है आपके इस पेपर में आपको डिवोट करने पड़ेंगे. पेपर 1, पेपर 2, गैट एंड मैथमेटिक्स. ओके, अब इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, आप किस भाषा में मीडियम में पेपर दे सकते हैं. सो आपके सामने दोनों ऑप्शन होंगे. इंग्लिश का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हिंदी में भी वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने होंगे जो हम पहले से ही बात कर रहे हैं. 2 पेपर आपको देने पड़ेंगे, 1 दिन के अंदर देने पड़ेंगे. 5 घंटे आपको उस पेपर को करने के लिए लगाने पड़ेंगे. अच्छा, इसमें हम लोग ये बात करते हैं कि ये दोनों पेपर जो हैं इनमें टोटल मार्क्स कितने होते हैं. पूरे के पूरे मार्क्स की बात करें सो रिटन पार्ट जो होता है वो 900 मार्क्स का होता है, 900 मार्क्स का होता है रिटन पार्ट, जिसमें 600 जो होता है 600 इज फॉर द गैट पेपर 1 और पेपर 2 जो होता है जो कि मैथमेटिक्स होता है उसमें 300 नंबर का मैथमेटिक्स होता है. ठीक है. बाकी जो प्रोसेस होती है जैसे एसएसबी हो गया तो एसएसबी में भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं और वो एसएसबी के मार्क्स कितने होते हैं 900 मार्क्स जो है एसएसबी के होते हैं. वो की नेक्स्ट स्टेज होता है आफ्टर क्लियरिंग द रिटन एग्जाम. रिटन एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, एसएसबी अलग अलग मल्टीपल बोर्ड्स होते हैं, एसएसबी बोर्ड्स वो कंडक्ट करते हैं. समझ आ गया. सो दिस इज होल ओवरव्यू. बट इससे ज्यादा हमें और समझना है कि इस एग्जाम में कैसे आप स्कोर कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए. चलिए, सो ये एग्जाम कोई ऑनलाइन मोड नहीं होता यूपीएससी का. अभी तक कोई भी एग्जाम ऑनलाइन मोड में नहीं हुआ है. अभी ये भी एग्जाम ऑनलाइन नहीं है, इट इज स्टिल अ ऑफलाइन मोड. ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग गैट की बात करेंगे. गैट में क्या इसका सेग्रीगेशन होता है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो देख लेते हैं. सो सबसे पहले गैट में जो 600 मार्क्स का पेपर आता है वो 600 मार्क्स के पेपर में कितना परसेंटेज है जो इंग्लिश का पोर्शन होता है. देखिए सब्जेक्ट्स कौन से है वो देख लेते हैं. इस पेपर के अंदर इस पेपर में आपके पास इंग्लिश का सब्जेक्ट आ जाएगा और बाकी जो पेपर पार्ट बी होता है इसका गैट का जो पार्ट बी होता है उसमें आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं. जनरल साइंस स्टडीज जो होती है जनरल स्टडीज वो सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं. इसमें आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, जनरल साइंस, अपना केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. ठीक है. सो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द गैट एग्जामिनेशन. ठीक है.
अब इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें मार्क्स दिए जाते हैं। 600 में से कितने मार्क्स इंग्लिश के लिए दिए जाएंगे। सो आपके सामने लिखा हुआ है इट इज 200 मार्क्स का आपके पास इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है। बाकी बचा 400 मार्क्स। 400 मार्क्स किस तरीके से डिवाइड है, आपका जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री है उसका सिमिलर पैटर्न है, सिमिलर मार्क्स है 80-80, ठीक है। और आपके पास जो ये जो पोर्शन है इट इज लाइक 200 मार्क्स। टोटल जो साइंस होती है वो 200 मार्क्स की आती है। आपके सामने फिजिक्स 100 नंबर का दिख रहा है, 60 नंबर का केमिस्ट्री दिख रही है, 40 नंबर की जनरल साइंस जिसमें बायो वगैरह भी आ जाती है, ये सारा 40 नंबर का है। और करंट अफेयर आपके पास 40 नंबर के आते हैं। क्लियर हो गया। सो ये सारे जो सेक्शनल वाइज अगर देखा जाए सो ये सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं, ठीक है। चलो अब इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्या हमें फॉलो करना चाहिए टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इसमें मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं। 12th स्टैंडर्ड का आपका जो लेवल होता है आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। यू डोंट नीड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स फॉर प्रिपेयरिंग द सेक्शन 1, है ना। गैट सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो इंग्लिश है, इंग्लिश आप इतना कर सकते हो कि इंग्लिश के लिए आप कोई एक पर्टिकुलर बुक पकड़ सकते हो, कोई भी पब्लिशर की जो कि अच्छी पब्लिशर की बुक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंग्लिश के लिए आप सबसे पहले, क्योंकि आपने 12th तक इंग्लिश पढ़ी होती है ना, 12वीं तक आपने इंग्लिश पढ़ी होती है, तो 12वीं तक आपने अगर इंग्लिश पढ़ी है तो आप सिंपल क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप पीवाईक्यूज जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनको सॉल्व करना शुरू कीजिए। किसके, इंग्लिश के। जब आप पीवाईक्यूज इंग्लिश एनडीए के सॉल्व करेंगे देन यू विल कम टू अंडरस्टैंड कि यार मेरा इंग्लिश में कितना लेवल है, क्या मुझे बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़नी है, या फिर मैं अगर इंग्लिश में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी अपना सोच के 4 ऑप्शन में से आंसर एक निकाल रहा हूं और मेरा अच्छा स्कोर आ रहा है, एवरेज स्कोर आ रहा है या एवरेज या गुड स्कोर आ रहा है, इट इज ऑल गुड टू गो। यू जस्ट रिफर पीवाईक्यूज। अगर मान लीजिए आपका नहीं गुड स्कोर आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा, कि हाँ यू नीड मोर ब्रशिंग, है ना, मोर ब्रशिंग चाहिए आपको, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के बाद व्हाट बेस्ट यू आर गोइंग टू डू इज आप कोई भी स्पेसिफिक जो एनडीए की किताब है, हमारा यहां पे इंग्लिश का एक एनडीए स्पेसिफिक आपको स्ट्रैटेजी लेक्चर दिया जाएगा बाय आवर फैकल्टी, इंग्लिश फैकल्टी, वो भी आप फॉलो कर सकते हो इंग्लिश के लिए, ठीक है। सो ये तो हो गया इंग्लिश की बात। इंग्लिश में बहुत सिंपल कंक्लूजन मैं बता देता हूं, आप 12th तक इंग्लिश पढ़ चुके हो, आपने क्या करना है, सीधा पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू सॉल्व करके एवरेज गुड स्कोर आ गया, बहुत अच्छा है, नहीं उससे कम आ रहा है तो आप बेस्ट क्या कीजिए, अपनी कोई किताब देख लो, या यहां पे आपको इंग्लिश मॉड्यूल के कुछ ना कुछ लेक्चर्स हम बनाते रहेंगे, इंग्लिश फैकल्टी हमारी बनाती रहेगी। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं बात करता हूं कि वो जो बाकी सेक्शन है, उस बाकी सेक्शन को कैसे आपने सॉल्व करना है, जो 400 नंबर का है। ये जो 400 नंबर का जो बाकी सेक्शन होगा आपका, जिसे हम पार्ट बी भी कहते हैं गैट के पेपर में, उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें देखो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर का कितना पोर्शन है और बाकी कितना पोर्शन है। सो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर आपके पास 200 का आता है और बाकी 200 जो है आपका साइंस आता है। अब यहां पे ना बात यह आती है कि एनडीए जो है, एनडीए का अगर किसी का सपना होता है ना, वो बंदा हमेशा मेडिकल या नॉन मेडिकल ले लेता है। क्यों ले लेता है? बिकॉज उसको पता होता है कि यार इधर जो एनडीए में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होती है वो एक अच्छे लेवल की आती है, वहां पे मुझे +1 +2 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़नी ही पड़ेगी, तो क्यों ना मैं मेडिकल, नॉन मेडिकल ले लूं। तो उससे क्या हो जाएगा, नॉन मेडिकल ले लिया तो मैथमेटिक्स भी मेरे पास आ जाएगा, तो मैं मैथमेटिक्स में भी अच्छा स्कोर कर सकता हूं। सो मोस्ट प्रेफरेबल जो स्ट्रीम होनी चाहिए आपकी वो नॉन मेडिकल होनी चाहिए इफ यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, एनडीए एस्पिरेंट। सो अब होगा क्या, अब जो एनडीए के जो नॉन मेडिकल वाले बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, आपको बेस्ट क्या करना है, बेस्ट आपने करना है +1 +2 की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री है, एटलीस्ट उसमें जो इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड चीजें हैं वो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि एनडीए में इस तरीके के सवाल पूछे जाते, इतने भी हाई लेवल के नहीं पूछे जाते, लेकिन पूछे जरूर जाते, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है, आपने नया अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, है ना, तो इसीलिए आपसे एनडीए में पूछा जाता है। सीडीएस में इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाते। आपने 9, 10 तो पढ़नी है, लेकिन +1 +2 की फिजिक्स, केमिस्ट्री तो
भी पढ़ लेनी है, ठीक है। और जो नॉन मेडिकल वाले बैकग्राउंड वाले नहीं है, है ना, जैसे आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले हैं, उनके लिए दिक्कत है। अब उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है? उनका सोल्यूशन ये है कि 9, 10th, 8th की तो किताबें आप साइंस की अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। 9, 10th, 8th, 9, 10th की किताबें आपने अच्छे से पढ़ ली। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है? आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने, जितने भी साइंस के हैं वो पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। अगर टाइम बच गया तो सीडीएस के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है? आपने देखो यहां पे क्या है, यहां पे साइंस ही पूरा नहीं आ रहा है, यहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स भी आ रहे हैं। सो व्हाट बेस्ट यू आर गोइंग टू डू फॉर ऑल दोज हु आर नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग, वो क्या कर सकते हैं? अपनी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपना करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना इंसाफी आपके साथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बट हाँ कहीं ना कहीं एज मिल जाता है इन लोगों को, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स भी कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ता है ना। सो हिस्ट्री, ज्योग्राफी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? आपने ये जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, है ना, इन सब्जेक्ट्स को तैयार करना है तो आपने केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं इंटरेस्टेड है, मैं बता रहा हूं आपको दिक्कत आ सकती है। आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर टाइम नहीं होगा तब कोई XYZ लूसेंट की बुक पकड़ ली, वो पढ़ लिया। बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे यू विल फाइंड कि मेरे क्वेश्चंस जो है वो भी सॉल्व हो रहे हैं, जो कि मुझसे एक्सपेक्ट नहीं था, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, या मेरा कोई और बंदा जो है दोस्त वो नहीं सॉल्व कर पा रहा है उन क्वेश्चंस को जो मैं कर पा रहा हूं, बिकॉज मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है। एटलीस्ट एनसीईआरटी तो सबसे पहले पढ़नी है। एनसीईआरटी के बाद कोई भी किताब पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, लेकिन इतना भी हौच पौच नहीं करना, सीधा पहले एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर टाइम कम है तो फिर लूसेंट की किताब पकड़ लो, वो फिर उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले तो मैं प्रेफर करूंगा कि एनसीईआरटी ही पढ़ो, क्योंकि आपको फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? एनी एस्पेक्ट ऑफ दिस सेक्शन, वो जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको करंट अफेयर 40 मार्क्स के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तब भी वो करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, 1 लाइनर करंट अफेयर्स होते हैं वो पढ़ने हैं आपने, 1 लाइनर करंट अफेयर्स, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हमारा जो दूसरा सेक्शन है दैट इज मैथमेटिक्स सेक्शन। वो सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 120 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 120 क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन जो होंगे वो लगभग 3 मार्क्स होंगे एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सॉरी, ईच क्वेश्चन जो होता है वो कैरी करता है लगभग 2.5 मार्क्स, है ना। हर क्वेश्चन इतना मार्क्स कैरी करेगा और नेगेटिव मार्किंग इतनी होती है, वो ज्यादा आप ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ अपने अभी एग्जाम पैटर्न को समझने में ध्यान दीजिए। तो टोटल नंबर तो ये तो आपको समझ आ गया कि 120 क्वेश्चन होते हैं, और जो गैट का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें मैंने आपको बता दिया 150 क्वेश्चन होते हैं। सो इस तरीके से ये मार्क्स जो है वो कैरी किए जाते हैं, और उस के हिसाब से यहां पे आपके पास जो क्वेश्चंस, ये पूरा आपका जो है वो एनडीए का पेपर 2 हो जाता है, जो हमारा मैथमेटिक्स पोर्शन है। अब ये जो मैथमेटिक्स पोर्शन है इसके बारे में ये समझते हैं कि ये तो होता है कितने मार्क्स का? 300 मार्क्स का। 300 मार्क्स का ये होता है, और अपना जो पेपर 1 होता है गैट का वो 600 मार्क्स होते हैं, दोनों कंबाइन करके 900 मार्क्स बनते हैं। अब ये जो 300 मार्क्स है वो कहां से लेने हैं और कहां से टॉपिक्स आते हैं? अब मेजरली जो टॉपिक्स आएंगे वो आपको +1 और +2 के जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं वही आते हैं एनडीए के अंदर। अच्छे लेवल का मैथमेटिक्स आता है। सबसे पहले एल्जेब्रा, वेक्टर एल्जेब्रा, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिक जियोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑपरेशन ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये सारे चैप्टर्स जो है, टॉपिक्स जो है आते हैं हमारे पेपर 2 मैथमेटिक्स के अंदर। बट ऐसा है कि ये सारे टॉपिक्स को अगर पीवाईक्यू एनालिसिस किया जाए तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे पहले हमें टारगेट में रखने हैं, सबसे पहले टारगेट में रखने हैं, निशाने के सामने रखने हैं, है कि नहीं? तो वो कौन सा है देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं कैलकुलस। कैलकुलस में कौन से इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन जो टॉपिक्स हैं उनको हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। क्यों? अगर पीवाईक्यू हिसाब से देखें तो हमें समझ आता है कि यहां से हमारे पास 30 क्वेश्चंस मिनिमम होते ही होते हैं। इसके अलावा वी हैव अदर चैप्टर्स आल्सो, फॉर एग्जांपल वी हैव मैट्रिक्स, देन वी हैव स्ट्रेट लाइन, देन वी हैव 3D ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये चैप्टर्स भी हैं जो दे आर देयर, जो कि इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनके बाद, इनको करने के बाद व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज यू कैन मूव
टूवर्ड्स अनदर चैप्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, वी हैव जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रोबेबिलिटी एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर्स हैं जो आप फिनिश करेंगे। पॉइंट ये है कि कोई भी चैप्टर आपको टफ लगता है, व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज आप डेली उस चैप्टर को एक एक दो घंटे डिवोट कीजिए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इन सब्जेक्ट्स के बीच बीच में आप एक सेशन मैथमेटिक्स का रख लो, एक टॉपिक मैथमेटिक्स का रख लो। आपने 2 घंटा मान लीजिए इंग्लिश पढ़ लिया, एक आधा घंटा मैथमेटिक्स का कोई फटाफट कोई 10 क्वेश्चन कर लो किसी भी टॉपिक के, है ना। फिर उसके बाद आधे घंटे के अंदर आपने दूसरा आधा घंटा जो है कोई और टॉपिक कर लिया, या करंट अफेयर 10 मिनट में पढ़ लिए, 20 मिनट में करंट अफेयर पढ़ लिए। या इस तरीके से आप जब अल्टीमेटली अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि आप बोर भी नहीं हो रहे हो, आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, कंसिस्टेंटली। सो दिस इज व्हाट बेस्ट वी कैन डू इट फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना। चलो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एनडीए सेक्शन में भी आपने क्या करना है। अपने मैथ सेक्शन में मेरा हमेशा यही होता है मानना कि रादर देन सॉल्विंग कोई भी XYZ टेस्ट सीरीज आपने सॉल्व करना शुरू कर दी, उससे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो सॉल्व करते टाइम आपको लगेगा कि यार मुझे ये चीज नहीं आ रही, मुझे इस चीज में दिक्कत हो रही है, या ये तो नया फैक्ट है, फिगर है। दिस इज द बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, लर्न न्यू थिंग्स, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस यूपीएससी के ओरिजिनल क्वेश्चंस होते हैं। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे कि यूपीएससी की भाषा क्या है और यूपीएससी कहां से सवाल पूछ रहा है, और यूपीएससी जो है आप उन अंडरस्टैंडिंग को, भाषा को समझ जाओगे। अल्टीमेटली आपको जो सवाल नहीं भी आता होगा, कहीं ना कहीं आप उस सवाल को भी कर सकते हो अगर इस तरीके से आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिस तरीके से आप आंसर्स गेस करते जा रहे हो, गेस करते जा रहे हो। ये जो गेसिंग चीज होती है ना, ये गेसिंग चीज स्टूडेंट सीखता है, क्योंकि कंपटीशन कट थ्रोट होता है। आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लो, आप वो नॉलेज नहीं गेन कर सकते जो यूपीएससी गेन कर चुका है, और फ्रेम करने का क्वेश्चन जो तरीका होता है। बट इसमें कहीं ना कहीं हम लोग गेस वर्क तब सीख सकते हैं जब हमारी विजडम बन जाती है। गेसिंग तब होती है जब हमारी विजडम बन जाएगी, मतलब विजडम थोड़ी सी ऊपर लेवल की होती है नॉलेज से। इसका मतलब ये होता है कि आप जब पीवाईक्यू एनालिसिस करते हो, यार ये यूपीएससी ने इस तरीके से सवाल पूछा है और 4 ऑप्शन दिए, मैं कैसे एलिमिनेट कर सकता हूं, वो सारी चीजें जब आपको दिमाग में आना सेट हो जाएगी, तो उस टाइम पे आप बेस्ट क्या करोगे, उस टाइम पे आपको देखने को खुद मिल जाएगा कि यार ये ऑप्शन ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन इस तरीके से सही होना चाहिए। ऐसे ऐसे अंडरस्टैंडिंग करके बंदा जो है सीख सकता है इन चीजों को, है ना। चलो अब ये हो गया। सो अल्टीमेटली ये चीज, ये खुशी जो है, ये चेहरे की खुशी, ये बहुत कम लोगों को मिलती है। इस बार भी 400 प्लस वैकेंसीज है, लगभग 400 वैकेंसीज है, और इसमें ये भी जरूरी नहीं होता कि 400 के 400 बंदे ही सिलेक्ट करने हैं, है ना। तो पॉइंट यहां पे ये है, आपको सिर्फ एक जगह काम करना है, वो है अपने ऊपर। अपने ऊपर सेल्फ इंप्रूवमेंट इज द अल्टीमेट इंप्रूवमेंट। आपको अल्टीमेटली इसी तरीके से इंप्रूव करना है। एग्जाम जो है वो टफ होता है, एक्सेप्ट दिस फैक्ट, बट हम लोग जो है उससे ज्यादा टफर बन के दिखाएंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल इट सर्वाइवल, है ना। सर्वाइव करके ही दिखाना है, चाहे कितना भी टफ हो, चाहे हम लोग उस चीज को नहीं पढ़ चुके हैं, बैकग्राउंड में एकेडमिक्स में नहीं पढ़ा, लेकिन हम पढ़ेंगे उसको, अच्छे से सॉल्यूशन निकालेंगे, और सॉल्यूशन निकाल के अल्टीमेटली एनडीए का जो हमारा जो सीक्रेट एरिया है वहां पे हम लोग पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। समझ आ गया। सो दिस इज व्हाट इट इज, यही एनडीए है, यही एनडीए की पहचान है, चमकती हुई वर्दी। और अल्टीमेटली वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो नेवल स्टाफ होता है और एयरफोर्स स्टाफ है, वहां के जो चीफ बनते हैं वो एनडीए से ही बनते हैं। सो आपने कोई भी गलती नहीं करनी, या कोई भी ऐसा पॉसिबिलिटी को छोड़ नहीं देना है जिसमें आपके चांसेस निल हो जाएं। आपने मेहनत करनी है, ठीक है। सो अल्टीमेटली इफ यू हैव इट, जस्ट प्रूव इट that you have that officers like qualities, ठीक है। so if you have any doubt query regarding the CAPF CDS FCAT जो भी है, just do let us know। हम लोग को आप WhatsApp कर सकते हो, और WhatsApp में हम लोग आपकी कोशिश पूरी होगी कि आपको अच्छी गाइडेंस, अच्छी डायरेक्शन दी जाए। चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, एंड प्लीज लेट अस नो व्हाट आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी इंप्रूव्ड, एंड हम लोग जो है
वी कीप ऑन वर्किंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू। जय हिंद।